ये वीडियो बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए अरबिक ग्रामर का एक वन शॉट लेक्चर होगा, जिसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उसको हमने कवर किया है और कॉम्प्लिकेशंस में ना पढ़ते हुए इजी लैंग्वेज में हमने समझाने की कोशिश करी है कि कैसे कैसे आप अरबिक ग्रामर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसको ग्रामर का हम फर्स्ट टॉपिक कलीमा लेते हैं, लेकिन इसमें आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी हम ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो हमारा मेन जो तरीका होगा उसमें ये होगा कि हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन हमेशा इसमें जो होते हैं चांसेस होते हैं वेरिएशन के। तो जब आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसमें हमेशा, जैसे केमिस्ट्री में देखते हैं कि एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है और उसके बाद से जब हम देखते हैं तो हमेशा कोई ना कोई एक्सेप्शन आता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जब हम ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो एक कॉन्सेप्ट होगा जो हमें हर जगह यूज़ करने की कोशिश करनी है, लेकिन एक्सेप्शंस को भी साथ में ध्यान देना है। अब चूँकि यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं और एग्जाम पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है कलीमा। तो कलीमा को समझने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारी जब हम लाइफ में कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो वर्ड निकलता है, जो बात निकलती है, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो बा माना हो सकते हैं और एक बेमाना हो सकते हैं। तो बेमाने का मतलब जिनके कोई मीनिंग ना हो, और एक वर्ड हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं बा माना। तो ये जो बा माना वर्ड हैं इनको हम ऐसा कह सकते हैं, दीज आर मीनिंगफुल वर्ड्स। तो ये मीनिंगफुल होते हैं, इसमें मीनिंग होता है। तो जैसे हम अपने लाइफ में हम देखते हैं कि हम बोलते हैं पानी वानी लाओ, तो जो हमने पानी वर्ड बोला है इसके तो मीनिंग है, लेकिन जो वानी उसके बाद से हमने पानी के साथ में वानी ऐड कर दिया, यानी हम बोल रहे हैं पानी वानी लाओ, तो जो वानी ऐड करा है हमने वो मीनिंगफुल नहीं है। तो आम तौर पे क्योंकि जो मीनिंगफुल नहीं होते हैं, जो बेमानी होते हैं, उनकी हम बात नहीं करते, तो हमें कलीमा की बात करनी है। तो कलीमा की डेफिनेशन वो बैठेगी जो बामाना लफ्ज़ हो, यानी जो मीनिंगफुल हैं हमें उन पे ही ज़्यादा फोकस करना है। अब आगे देखते हैं कि जो कलीमा है इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को इस्म बोलते हैं, दूसरे को फेल बोलते हैं और तीसरे को हर्फ बोलते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इस्म की डेफिनेशन देखते हैं। तो माना बताने में दूसरे का मोहताज ना हो, यानी दूसरे पे ये डिपेंडेंट नहीं होगा, इसकी देखकर हम इसकी मीनिंग जान जाएंगे। और ज़माना ना पाया जाए, और सेकंड पॉइंट है ज़माना ना पाया जाए, यानी इसमें कोई टेंस नहीं पाया जाएगा। तो जब भी हम किसी चीज़ की सेंटेंस बनाते हैं या हम पढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कोई ना कोई उसमें टेंस भी होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हम कहते हैं कि मैंने लिया, तो हम बोलेंगे कि पीछे की बात कर रहे हैं, या फिर मैं अभी कर रहा हूँ तो हमें अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, या मैं करूँगा अगर मैं बोलता हूँ तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से होता है। तो इसमें ज़माना नहीं पाया जाता है। इसमें की खास बात क्या है, ज़माना नहीं पाया जाता। जैसे एग्जाम्पल रजुलुन। तो अगर आप ये चीज़ पहले वीडियो देख कर आए, यानी इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से उर्दू अरबिक ट्रांसलेशन करते हैं, तो इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, क्योंकि कुछ वर्ड्स हमें दिक्कत कर सकते हैं अगर आप बिना पढ़े आए तो। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं भी याद है, अगर वो सारे नई चीज़ें याद है, तो हम जो भी बोल रहे हैं उसका मीनिंग बस आप उसको देख कर समझ लीजिए कि हाँ ये होता है, उसको याद कर लीजिए। तो जैसे हम रजुलुन बोल रहे हैं तो रजुलुन का मतलब होता है मर्द। तो हमने जब रजुलुन बोला और इसका मतलब मर्द है तो देखते ही हमें समझ में आ गया, क्योंकि इसको किसी और से मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसकी मीनिंग पता लग गई। और जो हम रजुलुन बोल रहे हैं क्योंकि एक नाउन है, तो हम देख रहे हैं कि इसके साथ कोई टेंस भी हमें नहीं पता लग रहा, हमें पता ही नहीं लग रहा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसकी बात करी जा रही है। ऐसे ही अना, तो अना का मतलब जो होता है मैं होता है, यानी जब आप खुद की बात कर रहे होते हैं तो इसमें भी ये भी इसम की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें भी हमें कोई ज़माना नहीं पता लग रहा। अब सेकंड जो है वो है फेल। तो जब हम फेल की बात कर रहे हैं तो देखेंगे जिससे काम करना या होना समझा जाए, तो जिससे कोई वर्क का पता लगे, काम करना या होना समझा जाए। और सेकंड बात है ज़माना भी पाया जाए, और इसमें ज़माना भी पाया जाएगा, यानी कोई ना कोई टेंस भी होगा। तो फेल के लिए टेंस का होना ज़रूरी है। तो जैसे हमने लिखा ज़रबा, तो जब हमने गर्दान पढ़ी थी तो हमने देखा था कि पूरी गर्दान लिखते हैं, माजी की और मुजारे की भी। तो इसमें ज़रबा जो वर्ड होता है उसके मीनिंग होते हैं उसने मारा। तो यहाँ से आप देखकर इसमें पता लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं, ज़रबा नहीं उसने मारा, तो ये फेल हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है फेल में, कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसको देखकर तो समझ में आ रहा है कि फेल है, कोई वर्क हो रहा है, लेकिन अगर उसमें ज़माना नहीं पाया जाएगा तो हम उसको फेल की कैटेगरी में नहीं लेंगे, जबकि उसको इस्म की कैटेगरी में डालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिए। इसके बाद है थर्ड हर्फ। तो माना इस्म या फिर फेल के साथ में मिले बगैर समझना है। तब इसके मीनिंग अगर हमें समझने हैं तो इसमें या फेल के साथ में हमें इसे मिलाना होगा। जैसे मिन का मतलब से होता है, तो ये जब हम उर्दू अरबिक ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे जैसे मिनल बैती, तो इसका मतलब क्या होगा, घर से। तो सिमिलरली इस तरीके के जो हम सेंटेंसेस देख रहे थे तो हम देखेंगे कि हर्फ जो होता है इसको किसी के साथ में मिलाएंगे तब जाके समझ में आएगा। जैसे सिर्फ हमने से बोल दिया तो कोई बात समझ में नहीं आई, लेकिन अगर इसमें हम बैती कर देंगे तो मिनल बैती यानी घर से। अब पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए कुछ और चीज़ें भी हमें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी।
तो हमने कलिमा में 3 चीज़ें देखी। पहला इस्म होगा जो किसी और पे डिपेंडेंट तो नहीं होगा, उसकी बात तो समझ में आ जाएगी लेकिन उसमें ज़माना नहीं होगा। फेल में क्या है, काम करना या होना पाया जाएगा और उसमें ज़माना होगा। और हर्फ जो है दूसरे के मिले बगैर समझ में नहीं आएगा। अब एक चीज़ और हमें ध्यान में रखना है कि जो इस्म है ये कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बाद में मुरक्कबात वगैरह पढ़ रहे होंगे तो हमें इस्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस्म से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यानी किस तरीके से इस्म को हम इसको और ज़्यादा फर्दर हम डिवाइड करने वाले हैं। तो उसमें पहली चीज़ जो हम इस्म से रिलेटेड देखेंगे वो ये है कि तारीफ़ वो तनकीर के हिसाब से, यानी इस्म को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि मुआरफा या फिर नकरा के हिसाब से हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कॉमन एंड प्रॉपर। तो जो हम इंग्लिश में पढ़ते थे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखेंगे। तो इसमें एक तो है जिसको हम नकरा कह रहे हैं, तो जो नकरा है वो कॉमन है और जो मुआरफा है वो प्रॉपर है। तो जो आम चीज़ पर बोला जाए उसको हम नकरा कहेंगे। तो अगर किसी आम चीज़ पर बोला जा रहा हो तो उसको हम नकरा कहेंगे। जैसे रजुलुन, तो रजुलुन का मतलब होगा कोई आदमी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, किसी खास की बात, तो स्पेसिफिक की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉमन में आ जाएगा, इसको हम नकरा बोलेंगे। और मारफा अगर हम किसी खास की बात करें, जैसे खास चीज़ पर बोला जाएगा तो इसको हम मारफा बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैदुन। तो जैसे हम जैद की बात कर रहे हैं तो ये कौन है, ये कोई स्पेसिफिक है, तो इसको हम मारफा बोलेंगे। तो अब मारफा की कैटेगरी में हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम किस किस चीज़ को मारफा की कैटेगरी में लेते हैं। तो हमने कोई स्पेसिफिक नाम जैसे जैदुन देख लिया तो इसको हम मारफा की कैटेगरी में लेंगे। उसके अलावा जो ज़मीर होते हैं, जैसे हुआ जिसका मतलब होगा वो, जैसे अना जिसका मतलब मैं होगा, तो नाउन की जगह पे जो यूज़ होते हैं यानी किसी को बताने के लिए या फिर किसी को अगर हम शॉर्ट में देखें तो अना वगैरह, हुआ वगैरह, वो वगैरह, तो ये सारी किसी चीज़ को बुलाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जैसे वो हो गया, मैं हो गया, तो इन सारे वर्ड्स को जिसे हम ज़मीर कहते हैं तो ये भी हम मारफा की कैटेगरी में लेते हैं। और थर्ड कैटेगरी में जैसे हाजा हो गया, हाजा का मतलब क्या होता है ये, या फिर जालिका वो, तो ये जो इशारा होते हैं ये भी हम मारफा की कैटेगरी में लेते हैं। अब नकरा और मारफा से रिलेटेड एक और पॉइंट जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हमें देखना है कि एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मुअर्रफ बिल्लाम। तो मुअर्रफ बिल्लाम का मतलब क्या होगा कि जिसमें अलिफ लाम जो है दाखिल कर दिया गया, यानी अलिफ लाम अगर किसी में ऐड कर दिया जाए तो उसको मुअर्रफ बिल्लाम कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में ये वर्ड है रजुलुन, तो असल में ये क्या था, हमने यहाँ पर देखा कि नकरा की कैटेगरी में, लेकिन हमने इसमें अगर ऐड कर दिया अल को तो ये क्या हो जाएगा, ये अर रजुलु हो जाएगा। और यहाँ पर जबकि ये कॉमन था यानी नकरा था, अब जाके जब हमने अर रजुलु लिख दिया तो ये प्रॉपर हो गया और ये मारफा हो गया। तो जो हमारी अरबिक होती है उसमें क्या करते हैं, कॉमन से प्रॉपर बनाने के लिए हम अल का यूज़ करते हैं और इसी को हम मुअर्रफ बिल्लाम कहते हैं, यानी जिस पर अल दाखिल हुआ। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे जब हम इंग्लिश में पढ़ते थे तो इंग्लिश में हम देखते थे कि अगर हम कोई बुक बोल रहे हैं तो कोई भी बुक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पर द का ऐड कर दिया, हम बोल रहे हैं द बुक, तो यानी ये स्पेसिफिक हो गया, हमने किसी खास बुक की बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जैसे ही हम अल ऐड करते हैं तो यहाँ पर वो कॉमन से प्रॉपर हो जाता है। अब इस्म के लिहाज से सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे हैं वो है कि जिन्स के एतबार से इस्म 2 किस्म का होता है, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम तज़कीर व तानीस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 दिखेंगे, पहला जो होगा वो मुज़क्कर होगा और दूसरा जो मुन्नस होगा। मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन और मुन्नस यानी फेमिनिन, यानी जेंडर के हिसाब से हम देख रहे हैं किस तरीके से मुज़क्कर और मुन्नस में हम इस्म को बांट देंगे। तो जैसा मुज़क्कर इब्नुन अगर हम बोल रहे हैं जिसको इब्न बोलते हैं तो यानी बेटा, और इसी में ही हमने गोलता ऐड कर दी तो जैसे इब्नतुन यानी इब्ना जिसे बोलेंगे ये होगा बेटी। तो एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि जब हम गोलता का एडिशन करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, गोलता को ऐड कर देते हैं तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता है। जैसा यहाँ पर हमने देखा कि इब्न जो था उसमें हमने गोलता ऐड करा तो इब्ना बन गया, यानी बेटा से ही ये बेटी हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट हमेशा नहीं चलेगा, लेकिन ये इजी कॉन्सेप्ट है जो याद करना इजी होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे। बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं मुज़क्कर से मुन्नस, अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे तब हमें इसे देखना होगा। तो अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड चीज़ जो देखते हैं इसमें से रिलेटेड वो है तादाद ज़ाहिर करने के लिहाज से, यानी नंबर के हिसाब से अरबी में इसमें 3 किस्म का होता है। तो जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ 2 ही चीज़ देखते हैं, या तो वो सिंगुलर होगा या फिर वो प्लूरल होगा। लेकिन जब हम अरबिक में देखते हैं तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। जो पहला है जिसे हम वाहिद या फिर मुफरद कहते हैं, तो जो एक पर दलालत करे,
जैसे हम रजुलन बोल रहे हैं, तो जब हम रजुलन बोल रहे हैं इसका मतलब एक मर्द, तो ये कहाँ, ये किसकी बात करी जा रही है, एक की, वन की। सेकंड जो होगा जिसको हम तस्निया बोलते हैं, तो ये क्या होगा, जो दो पर दलालत करे, यानी दो पर जो दलालत करेगा। जैसा हमने देखा रजुलानी, इसका मतलब होगा दो मर्द। अब क्या है कि वाहिद से अगर हमें तस्निया बनाना हो तो किस तरीके से बनाते हैं, तो हम इसको देखेंगे कि आनी या फिर ऐनी का जब हम एडिशन करते हैं तो हमने इसमें आनी या फिर क्या कहते हैं ऐनी का एडिशन कर दिया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम वाहिद से तस्निया यानी वन से इसको टू में चेंज कर देते हैं, वाहिद से तस्निया में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं मलिकुन, तो मलिकुन का क्या मतलब होगा, एक बादशाह, तो मलिकुन का जो मतलब होगा एक बादशाह। लेकिन अगर हम इसमें इसको हम मलिकानी या फिर मलिकैनी लिखें तो इसका मतलब होगा दो बादशाह। तब ये कब हम मलिकानी लिखते हैं, कब मलिकैनी लिखते हैं, अगर हम इसके डिटेल्स में जाएंगे तो हमें देखना है। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर मलिकुन है तो मलिकानी या मलिकैनी होगा तो दो बादशाह, तो यानी वाहिद से तस्निया जब हमें करना होगा तो हम आनी या फिर ऐनी का एडिशन कर देंगे तो वो वाहिद से तस्निया हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जमा, तो दो से ज़्यादा जो होंगे उन्हें जमा कहेंगे। दो से ज़्यादा पर अगर दलालत करे तो जमा, जैसे रिजालुन, रिजालुन का मतलब क्या होगा, दो से ज़्यादा मर्द। तो अब जो जमा करते हैं, जैसे हमने एक से दो बनाया था, वाहिद से तस्निया बनाया था, वैसी वाहिद से हम जमा भी बना सकते हैं। तो वाहिद से जमा किस तरीके से बनता है, इंग्लिश में हम देखते हैं बहुत इजी होता है कि लास्ट में एस ऐड कर देते हैं तो जमा बन जाता है। लेकिन अरबिक में हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि दो तरीके की जमा होती है, एक को कहते हैं जमा सालिम और एक को कहते हैं जमा मुकस्सर। तो फर्स्ट जो है वो है जमा सालिम और सेकेंड जो है वो है जमा मुकस्सर। तो जमा सालिम, सालिम के अगर आप मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में तो होल या फिर कंप्लीट के आएंगे, होल या फिर कंप्लीट के आएंगे। और अगर आप मुकस्सर के मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग टूटने में आएंगे। जब ब्रोकन वर्ड जो हम देखते हैं इंग्लिश में तो ये टूटने के आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जमा सालिम में क्या होगा, जो भी चीज़ हमारे पास में वाहिद में थी वो बिल्कुल सालिम यानी कंप्लीट या फिर होल बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमें सेम टू सेम जमा में भी मिल जाए, यानी वाहिद में जो हम देख रहे थे वर्ड वो सेम टू सेम जमा में मिले और उसमें कुछ ऐड हो जाए तो हम इसको जमा सालिम कहते हैं। लेकिन अगर वो वर्ड टूट जाए, जैसा जमा मुकस्सर का मतलब ही है तोड़ी हुई जमा, यानी अगर जमा में वो टूट जाए यानी चेंज हो जाए तो उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जमा सालिम वो होगा जिसमें चेंज ना आए, सेम टू सेम वैसी रहे और कुछ उसमें ऐड हो जाए, लेकिन अगर वो टूट जाए वो वर्ड तो उसको हम जमा मुकस्सर कहते हैं। अब जैसे मुज़क्कर के केस में क्या होता है, जो मुज़क्कर यानी हम जो मैस्कुलिन की बात कर रहे थे, तो मैस्कुलिन की केस में क्या होता है, हम ऊना या फिर ऐना का ऐड करते हैं, इना जो होता है ऊना और इना का ऐड करते हैं। जैसे मुस्लिम है तो अगर हम मुस्लिम वर्ड देख रहे हैं तो अगर इसका हमें जमा बनाना है तो या तो हम उसको मुस्लिमूना कर दें या फिर मुस्लिमीना कर दें, तो ये दोनों ही केस में क्या है जमा बन जाएंगे। और अगर मुन्नस के केस में यानी फेमिनिन के केस में तो मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन ये बना देते हैं तो जमा सालिम बन जाता है। तो जमा सालिम बनाने का तरीका क्या है, ऊना या फिर ईना ऐड कर दो, आतुन या फिर आतिन यूज़ कर दो मुन्नस के केस में तो ये बन जाएगा। तो मुज़क्कर के केस में मुस्लिम से मुस्लिमूना और मुस्लिमीना बन जाएगा और मुन्नस के केस में मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन बन जाएगा। अब जमा मुकस्सर देखते हैं। जमा मुकस्सर को बनाने का कोई खास तरीका है नहीं, जिस तरीके से हम इंग्लिश में जो चीज़ें हमें कुछ नहीं पता उसको वैसी का वैसे याद कर लेते थे, तो इसका भी कोई बहुत खास तरीका है नहीं बनाने का। तो जमा मुकस्सर कुछ इस तरीके से हैं, जैसे रजुलुन को हम रिजालुन कहते हैं, तो जब रजुलुन का हम जमा बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, रिजालुन बनेगा। जैसे किताबुन है, किताबुन का जमा कुतुबुन बन जाएगा। और ऐसे ही वलदुन जो है जिसको वलद बोलते हैं उसका औलाद बन जाएगा, औलादुन या फिर औलाद। तो ये हो गया हमारा जमा बनाने का तरीका। अब इसी से रिलेटेड हम फोर्थ चीज़ देखते हैं जो हमारे इसम से रिलेटेड है। हालतों के इख्तिलाफ से इसम के आखिर में जिन हरकत जो होता है ज़बर ज़ेर और पेश जो आते हैं वगैरह बदलता है वो एराब कहलाता है। तो जब हम लास्ट में जब हम कोई वर्ड देखेंगे उसके लास्ट में जो ज़बर ज़ेर पेश आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। तो जैसे हम लास्ट में हम देखेंगे कि जैसे कहीं पर दो पेश आ रहा होगा, कहीं पर दो ज़बर आ रहा होगा और कहीं पर दो ज़ेर आ रहे होंगे, तो ये सब एराब की बातें कर रहे हैं। तो एराब होते हैं जैसे हमने रजुलुन देखा तो रजुलुन में हमने दो पेश देखा। इसी तरह अगर हम जैदिन देखेंगे तो इसमें दो ज़ेर आ गए, तो ये सारी एराबी हालतें हैं। तो हमने इसमें से रिलेटेड 4 पॉइंट्स देख लिए। अब वो 4 पॉइंट्स क्या क्या थे हम एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो 4 पॉइंट्स, पहला मार्फा नकरा यानी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के हिसाब से, दूसरा जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर और मुन्नस, तीसरा तादाद के लिहाज से वाहिद तस्निया और जमा किस तरीके से बनाते हैं, जमा सालिम और मुकस्सर क्या होता है ये भी देख लिया हमने, और इसके बाद से एराब के हिसाब से देख लिया। तो ये चारों चीज़ें हमें बिल्कुल याद करके रखनी है। वजह यह है कि बाद में जब हम मुरक्कब तौसीफ़ी करेंगे तो ये चारों चीज़ें हमारे सामने वापस आएंगी, तभी जाके हम। अगला टॉपिक जुमला। पूरी बात को, जो पूरी बात होती है, कंप्लीट बात होती है, उसी को हम जुमला कहते हैं। अब जुमला दो किस्म का हो सकता है। पहला जुमला इस्मिया, जैसा हमें नाम से दिख रहा है, और एक है जुमला फेलिया, ये भी नाम से दिख रहा है। तो जुमला इस्मिया क्या होगा, जिसमें पहला
जिसमें पहला क्या होगा, पहला जुज़ यानी पहला पार्ट जो होगा, फर्स्ट पार्ट इस्म होगा। तो अगर पहला पार्ट इस्म होता है तो हम उसको जुमलाए इस्मिया कह देंगे, और अगर पहला जुज़ यानी फर्स्ट पार्ट जो है फ़ेल होता है तो उसको जुमलाए फ़ेलिया कह देंगे। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। पहला जुज़ यानी फर्स्ट पार्ट अगर इस्म है तो जुमलाए इस्मिया हो जाएगा, और अगर पहला पार्ट फ़ेल है तो जुमलाए फ़ेलिया हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ज़ैदुन हसनुन। हसन का मतलब क्या होता है, खूबसूरत। पहला हमने देखा ज़ैद जो इस्म है, और दूसरा देखा हसनुन, तो ज़ैद खूबसूरत है। इसके मीनिंग क्या है, ज़ैद खूबसूरत है। ज़ैदुन हसनुन, ज़ैद खूबसूरत है। तो हमने देखा पहला वर्ड क्या है, ज़ैद है, और ये क्या है, इस्म है, तो जुमला इसमें आ जाएगा। दूसरा हसुना ज़ैदिन, तो सेकंड जो पार्ट है हम देख रहे हैं जो जुमला फेलिया है, हसुना ज़ैदिन, इसके मीनिंग क्या बनेंगे, ज़ैद खूबसूरत हुआ, ज़ैद खूबसूरत हुआ। तो कुछ वर्ब से रिलेटेड हमें इसमें दिख रहा है, काम से रिलेटेड, खूबसूरत हुआ, तो इस वजह से इसको फेलिया में लिख रहे हैं। तो इसमें हसुना की वजह से हमने इसको पहला जो है फेल से रिलेटेड है, इसी वजह से हमने इसको जुमला फेलिया में ले लिया। तो जुमला इसमें क्या होगा, अगर इसमें पहला, और जुमला फेलिया क्या होगा अगर पहला वर्ड फेल हो, पहला पार्ट जो फेल हो। अब अगला टॉपिक है मुरक्कबात। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद में हम मुरक्कबात में मुरक्कबे तौसीफ़ी और इजाफ़ी पढ़ेंगे, जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुरक्कबात का कॉन्सेप्ट देखते हैं। दो या ज़्यादा लफ्ज़ों के आपस के ताल्लुक़ को, यानी दो या ज़्यादा लफ्ज़ होंगे और उसमें जो रिलेशन होगा उसी को हम तरकीब कहते हैं, यानी इनका जो रिलेशन बनाएगा वो तरकीब कहते हैं, और इस मजमूए को, यानी इसको मिलने से जो बन रहा है उसी को मुरक्कब कहते हैं। तो दो या ज़्यादा लफ्ज़ों के आपस में मिलने से जो बन रहा है उसी को हम मुरक्कब कहेंगे। तो मुरक्कब का मतलब ही कंपाउंड होता है, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर मिलने की वजह से मुरक्कब बन रहा है। अब जो मुरक्कबात हैं ये दो किस्म के हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं नाकिस और एक को कहते हैं ताम। नाकिस की डेफिनेशन देखते हैं, ये वो है जिसके सुनने से ना कोई ख़बर मालूम होगी, ना कोई ख्वाहिश, बल्कि एक अधूरा जुमला होगा। तो यानी नाकिस जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम ये देखेंगे कि नाकिस वो होगा जो मुरक्कब नाकिस कौन सा होगा, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, और जिसके सुनने से या तो कोई ख़बर मालूम हो या कोई हुक्म या फिर ख्वाहिश समझ में आ जाए। अगर हमें समझ में आ जाए तो उसको ताम कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे रजुलुन हसनुन, तो कोई एक अच्छा मर्द। तो जब हम बोल रहे हैं कोई एक अच्छा मर्द, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ, सिर्फ हमने कहा रजुलुन हसनुन यानी कोई एक अच्छा मर्द। तो यहाँ पर हम बात को रोक दिया हमने यहीं पर, तो इस वजह से ये नाकिस यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। लेकिन अर्रजुलु हसनुन हम कहेंगे तो मर्द अच्छा है, इसके मीनिंग है मर्द अच्छा है। तो हमने देखा कि मर्द अच्छा है, पूरी बात हम बोल रहे हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इन दोनों के अगर हमने थोड़ा सा चेंज करा है, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे रजुलुन हसनुन है, तो हसनुन तो दोनों में सेम है। यहाँ पे रजुलुन है तो हमने इनकम्प्लीट में लिया, और सिर्फ इसमें अल और लगा दिया रजुलुन में, तो हमने इसको कंप्लीट में ले लिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि कब कोई सी चीज़ इनकम्प्लीट होगी। तो हम दो यहाँ पर टेबल बनाते हैं कि कब हम किसी सेंटेंस को इनकम्प्लीट बोलेंगे और कब हम किसी सेंटेंस को कंप्लीट बोलेंगे, यानी कब नाकिस होगा कब ताम होगा। और हमें ये सेंटेंसेस बनाने में बहुत ज़्यादा इजी, क्योंकि उर्दू अरबिक ट्रांसलेशन करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा इजी। तो ये बहुत ज़्यादा एक स्टार कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि इनकम्प्लीट को कैसे समझेंगे, कंप्लीट को कैसे समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क करने से, जैसे फर्स्ट और सेकंड में आप देखें तो थोड़ा सा फ़र्क करने से चेंज हो गया, तो इसको हम समझेंगे। अब इसको समझने से पहले एक खास पॉइंट हम देखते हैं इस्म वाला। तो जब हम इसमें मार्फा पढ़ रहे थे, यानी प्रॉपर वाली बात कर रहे थे, प्रॉपर, तो मार्फा की जब हम बात कर रहे थे प्रॉपर की, तो हमने वहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखे थे। उसमें से एक पॉइंट क्या था, एक पॉइंट ये था कि जब भी हम किसी चीज़ में अल लगा देते हैं, अल का एडिशन करा देते हैं, तो वो क्या होता है, वो कॉमन से प्रॉपर में चेंज हो जाता है। बिल्कुल ये इसी तरीके से जिस तरीके से हम इंग्लिश में द का यूज़ किया करते थे, तो ये क्या होगा, कॉमन से प्रॉपर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल रजुलुन है, तो रजुलुन का मतलब कोई मर्द, कोई एक मर्द की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने अर्रजुलु लिख दिया, यानी इस पर अल लगा दिया। अब हमने इसमें करा क्या है, इसमें सिर्फ अल का एडिशन करा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये कॉमन था, बाद में प्रॉपर हो गया। तो यानी एक पॉइंट तो हमने ये देखा कि अल लगाने से कोई भी कॉमन चीज़ प्रॉपर हो जाती है। और इसी से रिलेटेड एक और सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि जो इस तरह के वर्ड होते हैं, जैसे हाजा है, अना है, हुआ है, ये सारे वर्ड्स को हमने कौन सी कैटेगरी में लिया था, इसको हमने प्रॉपर की कैटेगरी में लिखा था। तो जब हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो हाजा आना हुआ को हम प्रॉपर की कैटेगरी में लिखेंगे, इसी तरीके से किसी चीज़ में अल लगाएंगे तो भी वो प्रॉपर की कैटेगरी में, यानी इसमें मार्फा की कैटेगरी में दोनों आएंगे। तो अब हम देखते हैं सेंटेंसेज में कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट कैसे बनेगा। तो कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि अगर कोई एक चीज़ कॉमन है, यानी एक वर्ड कॉमन है और दूसरा वर्ड प्रॉपर है, तब जाकर हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगर आपने याद कर लिया तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर एक कॉमन है और एक प्रॉपर है तो सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर,
रजुलुन सालिहुन। तब देखिए यहाँ पर अगर हम अल लगाते हैं फर्स्ट केस में तो ये प्रॉपर हो जाएगा। सेकंड केस में भी अगर हम अल लगाते हैं, जैसे रजुलुन में अल लगाएंगे तो रजुलु हो जाएगा, और सालिहुन में अल लगाएंगे तो साली हो जाएगा। ये दोनों, यानी ये पहला वाला क्या है, कॉमन है, और दूसरा वाला क्या है, ये भी कॉमन है, दोनों कॉमन है। तो अगर ये दोनों ही कॉमन होंगे तो हम इसको इनकम्प्लीट की कैटेगरी में लेंगे। इसका मतलब क्या बनेगा, रजुलुन सालिहुन, यानी कोई एक मर्द नेक, कोई एक मर्द नेक। तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट नहीं हो पाया। अब हम दूसरा वर्ड देखते हैं। मान लीजिए हम दोनों में लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अर्रजुलु और फिर अस्सालिहु। इसको पढ़ेंगे क्या, अर्रजुलु सालिहु। तो पहला वाला क्या है, ये प्रॉपर है, दूसरा वाला क्या है, ये भी प्रॉपर है, यानी नेक मर्द। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेक मर्द। तो फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, दोनों कॉमन थे, तब पहली कंडीशन दोनों कॉमन थे, तब हमने क्या कहा, कोई एक मर्द नेक जो है। और सेकंड वाला, पहले का मतलब ये कोई एक मर्द नेक, और दूसरा वाला जो है नेक मर्द। तो दोनों ही केस में हमें कोई सा भी मतलब कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं मिला। तो रजुलुन सालिहुन भी कंप्लीट नहीं है, और दोनों इनकम्प्लीट की कैटेगरी में आते हैं। और अर्रजुलु सालिहु भी, ये भी कंप्लीट नहीं है। अब ये कंप्लीट कब बनता, हम इसमें से मान लीजिए पहले वाले को तो अर्रजुलु लिखते और दूसरे वाले को हम सालिहुन लिखते। तो अब देखिए यहाँ पर पहला वाला तो प्रॉपर हो गया क्योंकि अल लगा दिया, और दूसरा वाला क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हमने अभी देखा कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, एक प्रॉपर एक कॉमन। तो इसके मीनिंग क्या बनेंगे, मर्द नेक है, मर्द नेक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट हमें दिख गया कि अगर एक कॉमन एक प्रॉपर है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये कंप्लीट सेंटेंस होगा, और मर्द नेक है इसके मीनिंग में आएंगे। सिमिलरली अना वलदुन। अब देखिए आना को हमने अभी देखा कि इसको प्रॉपर की कैटेगरी में लेते हैं, तो ये तो प्रॉपर हो गया। और वलदुन जो है ये क्या है, कॉमन है, क्योंकि अगर इसमें अल लगाते तब जाके प्रॉपर होता। तो आना वलदुन का भी मीनिंग क्या होगा, मैं, आना का मतलब मैं होता है, मैं लड़का हूँ। तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे हाजा फरसुन, हाजा फरसुन। इसका मतलब क्या होगा, ये घोड़ा है। फरस का मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स, और हाजा का मतलब होता है ये। इसमें भी हम देखेंगे कि पहला पॉइंट जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मार्फा की कैटेगरी में से लेते हैं, और फरसुन जो है कॉमन है। अगर अल फरसू करते तब जाके प्रॉपर होता। तो ये भी हमने कंप्लीट सेंटेंस में ले लिया। अब यही चीज़ अगर हम इनकम्प्लीट में लेना चाहते तो क्या होता, जैसे मान लीजिए हाजा को हाजा लिख दिया हमने, और फरसू की जगह हमने अल फरसू लिखा। तो अब देखिए पहला वाला जो है ये प्रॉपर है, और अल फरसू अल लगाने की वजह से ये भी प्रॉपर हो गया, तो दोनों प्रॉपर हो गए। तो अब ये क्या सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो इसके मीनिंग क्या होगा, ये घोड़ा। तो देखिए थोड़ा सा फर्क करने से हमने कैसे चेंज कर दिया। अगर हाजा फरसुन था तो ये घोड़ा है, और हाजल फरसू हो गया तो ये घोड़ा, ये इनकम्प्लीट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको अगर हम देख लेते हैं तो हमारे अरबिक में भी, अरबिक ग्रामर में भी अच्छा होगा, और उर्दू टू अरबिक ट्रांसलेट। अब जो मुरक्कबे नाकिस देखा था, यानी जो इनकम्प्लीट सेंटेंस था, उसी में ही दो आते हैं। एक को मुरक्कबे तौसीफ़ी कहते हैं, एक को मुरक्कबे इज़ाफ़ी कहते हैं। दोनों ही टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले मुरक्कबे तौसीफ़ी को स्टार्ट करते हैं। तो जिस मुरक्कब में दूसरा लफ्ज़ पहले की सिफत बताए, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए, तो वो मुरक्कबे तौसीफ़ी कहलाता है। यानी जो दूसरा लफ्ज़ होगा वो क्या होगा, सिफत बता रहा होगा पहले की, तो इसको मुरक्कबे तौसीफ़ी कहेंगे। नाम से देखिए तौसीफ़ी है, सिफत से रिलेटेड इसका नाम, तो हम क्या करेंगे, इसको मुरक्कबे तौसीफ़ी कहेंगे, यानी जो सिफत बता रहा होगा। और इसको हम कौन सी कैटेगरी में लेने वाले हैं, मुरक्कबे नाकिस की। अब ऐसा क्यों कह रहे थे, अभी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसा हम वर्ड देख रहे हैं रजुलुन सालिहुन, तो सेकंड वर्ड जो है सालिहुन, ये क्या कर रहा है, सिफत बता रहा है। और पहला वर्ड जो है रजुलुन है, इसका मतलब क्या होगा, कोई एक मर्द नेक। तो हमने देखा कि ये क्या है, इनकम्प्लीट है, इसी वजह से हमने इसको नाकिस की कैटेगरी में लिया था। और इनकम्प्लीट क्यों है ये भी हमने अभी देख रखा है। जैसे रजुलुन जो है ये भी कॉमन है, और सालिहुन ये भी कॉमन है, दोनों के दोनों कॉमन है, इस वजह से हमने इसको इनकम्प्लीट की कैटेगरी में ले रखा है। अब अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड, पहले जुज़ को मौसूफ कहते हैं और दूसरे जुज़ को सिफत कहते हैं। तो ये तो हमारा डेफिनेशन में ही लिखा हुआ था कि दूसरा जुज़ जो है सिफत है। बस आप एक और पॉइंट याद रखिए कि पहला जुज़ फर्स्ट पॉइंट जो है उसको मौसूफ, तो फर्स्ट पॉइंट को मौसूफ, दूसरे पॉइंट को पहले जुज़ को मौसूफ यानी फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट को सिफत कहते हैं। अब अगर मौसूफ, इससे रिलेटेड चार पॉइंट्स हम देखने, बिल्कुल इस्म को जैसे हमने चार पार्ट्स में बांटा था वैसे ही इसको भी हम चार तरीके से देखेंगे। पहला ये देखते हैं कि मौसूफ नकरा हो तो सिफत भी नकरा होगी वरना मार्फा, यानी अगर एक कॉमन है तो दूसरा भी कॉमन होगा, और एक प्रॉपर होगा तो दूसरा भी प्रॉपर होगा। अब इसको रिलेट करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमने देखा कि अगर दोनों कॉमन या दोनों प्रॉपर होते हैं तो ये इनकम्प्लीट होता है। तो क्योंकि इनकम्प्लीट है तो ऐसा ही होना चाहिए, अगर एक कॉमन और एक प्रॉपर हो जाएगा, यानी एक कॉमन और एक प्रॉपर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हमें ये नाकिस की कैटेगरी में रखना है, इनकम्प्लीट है। तो पहला वर्ड जो है जैसे रजुलुन सालिहुन, तो जब हम रजुलुन सालिहुन कह रहे हैं तो पहला कॉमन दूसरा कॉमन, तो ये क्या है, ये है रजुलुन सालिहुन। तो ये भी हमारा, यानी पहला वाला पहले वाले में भी और दूसरा, दोनों के दोनों कॉमन है। और अल लगा दिया दोनों पे तो दोनों के दोनों प्रॉपर हो गए। तो इन दोनों ही केस में
यानी जो पहला कॉमन तो दूसरा भी कॉमन होगा, और पहला प्रॉपर तो दूसरा भी प्रॉपर होगा। तो ये फर्स्ट चीज़ हमने देखा कि अगर मौसूफ नकरा होगा तो सिफत भी नकरा होगी। और इसमें से एक और चीज़ हमें देखना है कि जो इसका पहला जुज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें ज़ात बोलते हैं, और दूसरा जुज़ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसमें सिफत बोलते हैं। तो इसमें ज़ात का मतलब क्या होता है, जानदार और बेजान चीज़ की ज़ात का नाम होता है। तो जैसा हमने देखा था रजुलन किसी का नाम है, किसी का नाम है रजुलन, आदमी को बोलते हैं, तो नाम से रिलेटेड होगा कोई, और दूसरा जो है सिफत से रिलेटेड होगा, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होगा। अब पहला पॉइंट हमने देख लिया, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे इसमें हम दूसरा पॉइंट देख रहे थे वैसे यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मौसूफ अच्छा हाँ, पहला तो हमने ये देख लिया कि मौसूफ नकरा हो तो दूसरी भी नकरा होगी, यानी एक कॉमन है तो दूसरा कॉमन, और एक प्रॉपर है तो दूसरा भी प्रॉपर। सेकेंड हम ये देखने वाले हैं कि जो एराबी हालत मौसूफ की होगी वही सिफत की होगी। तो हमने एराब भी देखा था कि एराब क्या होता है, तो ज़बर ज़ेर पेश की अगर हम बात करते हैं तो वो एराब से रिलेटेड होता है। तो अगर पहले मौसूफ की जो एराबी हालत होगी वही सिफत की होगी। तो देखिए आप फर्स्ट एग्जांपल में रजुलन सालिहुन, तो यहाँ पे हमें 2 पेश दिख रहा है, फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले में भी 2 पेश दिख रहा है, तो एराबी हालत दोनों की सिमिलर दिख गई। और रजुलु अस्सालिहु, तो ये फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पर भी एराबी हालत सेम। तो यानी मौसूफ की और सिफत की दोनों की एराबी हालत जो है वो क्या होगी, सेम होगी। तो इस केस में दोनों की एराबी हालत सेम। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इसी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम तज़कीर व तानीस की बात करें, यानी अगर हम मुज़क्कर व मुन्नस की बात करें, यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की बात करें, तब भी ये सेम होने वाले हैं। इसको हम कैसे देख सकते हैं, जैसे हमने देखा था रजुलन सालिहुन, तो रजुलन जो है ये कौन से जेंडर के हिसाब से मुज़क्कर है, तो मर्द की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सालिहुन आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम मुन्नस चेंज कर देते, जैसे इब्ना होता, इब्ना यानी इब्नतुन, तो अब इब्नतुन ये क्या हो गया, ये यहाँ पर तो मैस्कुलिन था, मुज़क्कर था, अब ये मुन्नस हो गया यानी फेमिनिन जेंडर हो गया। तो अब हमें इसका जेंडर चेंज करना होगा। तो हमने एक और चीज़ देखी थी कि जब हम जेंडर चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट में गोलता लगा देते हैं, एक ईजी कॉन्सेप्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सालिहतुन। तो फर्स्ट वाले में साले लिखा था, तो यहाँ पर हम साले नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मौसूफ जो है और जो सिफत है इन दोनों में अगर हम तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुन्नस की बात करें तब भी सेम होने चाहिए। तो मुज़क्कर और मुन्नस में भी ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हमने कहा इब्नतुन, जब हमने इब्नतुन लिखा तो हमने सालिहतुन लिख दिया, दोनों फेमिनिन जेंडर में लिख दिए। फोर्थ केस देखते हैं, एक चौथा केस बचा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, वहदत व जमा, यानी वाहिद है और जमा है, उस हिसाब से भी ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसा एक एग्जांपल लिखते हैं हम कि अच्छा इब्नतुन सालिहतुन का मतलब क्या बनेगा, एक नेक लड़की। वहदत और जमा, अब वहदत और जमा में अगर हम देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल है अल मुअल्लिमुस सालिहु, तो मुअल्लिम वही होता है, उस्ताद को कहते हैं। तो यहाँ पर अल लगा हुआ है दोनों पर, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसका मीनिंग आएगा नेक उस्ताद मुअल्लिम। तो नेक उस्ताद मुअल्लिम आ जाएगा इसके मीनिंग। तो साले का मतलब जो होता है नेक होता है, और मुअल्लिम अगर हम देखें तो अल मुअल्लिमु सालिहु, तो नेक उस्ताद, इसके मीनिंग आ जाएंगे नेक उस्ताद मुअल्लिमु सालिहु। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर अब देख रहे हैं मुअल्लिम है और यहाँ पर साले है, तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों के दोनों वाहिद में ही आ रहे हैं। तो लेकिन अगर हम इसे मुअल्लिमु को अगर हम इसको जमा में चेंज कर देंगे तो इसको क्या चेंज करेंगे, अल मुअल्लिमूना। तो ये भी हमने देखा था कि किस तरीके से वाहिद से जमा बनाते हैं, तो अल मुअल्लिमूना। तो अब यहाँ पर ये जमा बन गया, तो यहाँ पर भी हमें चेंज करने होगा, हम इसे कहेंगे अस्सालिहूना। तो हमने 4 चीज़ें देख ली। अच्छा पूरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा मुरक्कब तौसीफ़ी क्या होगा, मुरक्कब तौसीफ़ी में सिफत से रिलेटेड होगा। पहला को मौसूफ कहेंगे, दूसरे को सिफत कहेंगे, और दूसरी जो है वो दूसरा लफ्ज़ जो है पहले की सिफत बताएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। उसके अलावा हम देख रहे थे कि पहले को मौसूफ और दूसरे को सिफत कहते हैं। 4 चीज़ों में सेम होंगे, पहला मारफा और नकरा में, जैसे रजुलन सालिहुन है तो दूसरा वाला और रजुल सालिह दोनों में ही अलग जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एराब के हिसाब से देखेंगे तो एराब के हिसाब से भी सेम होंगे। तीसरी चीज़ मुज़क्कर मुन्नस के हिसाब से सेम होंगे, जैसे रजुलन सालिहुन था तो मैस्कुलिन की बात कर रहे थे, अगर इब्नतुन कर देंगे तो सालिहतुन हमें करना पड़ेगा, ताकि दोनों के दोनों एक दूसरे से सेम और मैच कर जाएं। वहदत और जमा के हिसाब से देखेंगे यानी वाहिद जमा के हिसाब से, तो अल मुअल्लिमुस सालिहु था तो दोनों पे यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पर दोनों पे ही अल लगा हुआ है, तो ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस की निशानी है। लेकिन हमने देखा कि अल मुअल्लिमुस सालिहु होता है, जैसे जब मुअल्लिमूना कर दिया हमने, यानी हमने यहाँ पर मुअल्लिम ज़्यादा मुअल्लिम की बात कर रहे हैं, यानी
प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हमने सालिहून सालेहो को भी चेंज कर दिया, सालिहूना कर। अब हम देख रहे हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है मुरक्कब इजाफी। तो जो मुरक्कब इजाफी है बिल्कुल मुरक्कब तौसीफी की तरह ही पूरा जुमला नहीं होता। तो हमने देखा था कि इसको मुरक्कब नाकिस यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस की कैटेगरी में इसको रखा गया था। तो इसी वजह से ये भी क्या नाम है, पूरा जुमला नहीं होगा। तो जिस मुरक्कब में दोनों जुज़ यानी दोनों पार्ट जो होंगे इसके वो इसम होते हैं और पहला दूसरे की तरफ मंसूब होता है यानी कनेक्टेड होता है। तो पहला वाला दूसरे से कनेक्टेड होगा और इसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। यानी दोनों जो जुज़ होंगे, पार्ट होंगे, वो क्या होंगे, इसम होंगे और पहला वाला जो है दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, मंसूब होगा। जैसे एग्जांपल किताबु ज़ैदिन। तो किताबु ज़ैदिन से क्या मतलब होगा, जैद की किताब। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैद की किताब यानी जैद की बात करी गई है कि किताब किसकी है, जैद की है। तो यहाँ पर पोजीशन की बात कर दी गई कि जैद इसके मतलब जैद के पोजीशन में ये बुक है, जैद की किताब। तो इस तरह की चीज़ें जो कनेक्शन जैद और बुक के कनेक्शन की भी बात कर दी गई, तो ऐसे को मुरक्कब इजाफी कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़ेर मिल रहा होगा लास्ट में। इसी तरह माउन नहरी यानी नहर का पानी। अब ये भी इनकम्प्लीट, देखिए कोई भी सेंटेंस यहाँ पर आपको कंप्लीट नहीं मिल रहा है क्योंकि ये सब क्या है, ना किसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं मिलेंगे, इनकम्प्लीट मिलेंगे। दो इसमों में इस किस्म की निस्बत का नाम जो होता है इजाफत होता है। अब ये जो दो इसमें जो इस किस्म की निस्बत होगी यानी जो कनेक्शन है, इसी को हम इजाफत बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। पहले जुज़ को मुज़ाफ बोलते हैं और दूसरे जुज़ को मुज़ाफ इलैह बोलते हैं। तो पहले जुज़ का नाम जो है वो मुज़ाफ होगा और दूसरे को मुज़ाफ इलैह कहेंगे। मुज़ाफ पर ना तो अल दाखिल होता है ना ही तनवीन। तो यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट देखें, मुज़ाफ क्या है, किताब है। तो यहाँ पर अल तो आपको दिखा नहीं और तनवीन भी नहीं दिखी, सिर्फ एक पेज दिखा है। तो मुज़ाफ जो होगा उस पर ना तो अल दिखेगा और ना ही तनवीन दिखेगी। जो मुज़ाफ इलैह होता है वो मजरूर होता है, ज़ेर वाला होता है। जैसे ज़ैदिन में यहाँ पर दो पेश आपको दिख गया और नहरी में पेश वो दो ज़ेर दिख गया और नहरी में भी एक ज़ेर दिखा। तो जो मुज़ाफ इलैह होता है वो मजरूर होता है यानी ज़ेर वाला होता है। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से पहले आता है, ये भी हम देख सकते हैं कि जो पहले आ रहा है वो मुज़ाफ होगा, जो बाद में आ रहा है उसी को मुज़ाफ इलैह कहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात कई बार ऐसा होता है कि जो एक तरकीब में कई मुज़ाफ इलैह होते हैं। तो यहाँ पर तो अभी तक तो हमने दोनों जो एग्जांपल देखे थे इसमें एक ही मुज़ाफ इलैह था। जैसे फर्स्ट केस में हमें ज़ैदिन दिखा, सेकंड केस में नहरी दिखा, मुज़ाफ इलैह था। लेकिन ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये है बाबू बैतिल अमीरी। अब इसके मीनिंग क्या करेंगे, बाप का मतलब जो होता है वो क्या होता है, दरवाज़ा होता है। बैत का मतलब घर होता है और अमीर तो आप जानते ही हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब हमेशा से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होता है, पहले वाले से हम पीछे वाले की तरफ से, सेकंड वाले से फर्स्ट की तरफ जाते हैं। जैसे किताबु ज़ैदिन का क्या मतलब होगा, जैद की किताब। तो पहले हमने जैद बोला और फिर की डाल के किताब डाल दिया। सिमिलरली माउन नहरी में हमने पहले नहर की बात करी, फिर जाके माँ पर पहुँचे। तो माउन नहरी यानी नहर का पानी। यानी सेकंड वाले का जब हम उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो सेकंड वाले को पहले पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी होगा, पहले अमीर फिर बैत पे जाएंगे और फिर बाप पे जाएंगे। तो क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा अमीर के घर। जैसे बैत और अमीर आ गया तो अमीर के घर, उसके बाद से घर का दरवाज़ा। तो कैसे होगा, अमीर से पीछे गए तो बैत आ गया, तो यानी अमीर के घर की बात कर रहे हैं। और फिर बैत घर के बाद में क्या जाए, दरवाज़ा का दरवाज़ा। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे बाबुल बैती होता तो क्या मतलब होता, अगर बाबुल बैती हम बोलते हैं तो क्या मतलब होता कि घर का दरवाज़ा। तो हमने पीछे से हम चले हैं एक और पीछे, क्योंकि इसमें मुज़ाफ इलैह दो हैं तो इस वजह से अमीर के घर का दरवाज़ा। देखिए दोनों पे ज़ेर भी आ रहे हैं। अब एक इससे रिलेटेड एक पॉइंट और हमें देखना है कि जो सिफत होगी वो किसकी है, मुज़ाफ की है, मुज़ाफ इलैह की है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। इसको हम दो एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वलदुर रजुली सालिहु। तो यहाँ पर वलदु है और फिर रजुलु है और साली ही है। तो अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट तो हमें दोनों में खास दिख रहा है कि वलदुर रजुली यानी रजुल का क्या मतलब होता है, आदमी होता है, और वलद का मतलब क्या होता है, लड़का होता है या बेटा होता है। तो यानी मर्द का लड़का। तो फर्स्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मर्द का लड़का। तो पहले वाले दूसरे वाले वर्ड को हम पहले लिखेंगे तो मर्द का लड़का। तो यहाँ पर तो आ गया मर्द का लड़का। अब सेकंड वाले में देखते हैं वलदु रजुल, यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर भी मर्द का लड़का ही आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम सालिहु बोल रहे हैं यानी साले बात जो कर रहे हैं, नेक की बात कर रहे हैं, तो ये किसकी सिफत है, तो या तो ये मर्द की होगी या तो लड़के की होगी। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसमें एराब देखना होगा। तो जैसे यहाँ पर वलदु में पेश है और रजुलु में ज़ेर है और यहाँ पर जो एराब है वो पेश वाला है, तो जिसका एराब होगा उसी से ये सिफत उससे रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे जो साले सिफत है ये वलद से यानी लड़के से रिलेटेड है, और सेकंड केस में ज़ेर आ रहा है तो ये किससे रिलेटेड है, लड़के से, यानी मर्द से रिलेटेड जो है साले की बात करी जा रही है। और फर्स्ट केस में जो है वलद से रिलेटेड साले की बात करी जा रही है। तो अब इसके मीनिंग क्या बैठेंगे, फर्स्ट वाले के मीनिंग बैठेंगे मर्द का नेक लड़का, क्योंकि यहाँ पर लड़का जो है वो नेक है तो हम कहेंगे मर्द का नेक लड़का।
सेकंड केस में कौन नेक है, रजुलुन नेक है, यानी जो मर्द है वो नेक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे नेक मर्द का लड़का, तो यहाँ पर मर्द नेक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अरबिक से रिलेटेड होंगे, यानी अरबिक ग्रामर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने उनको कवर किया है। अगर इसका एक्सटेंशन बनाने की ज़रूरत पड़ी तो आप कमेंट में टॉपिक्स वगैरह बता सकते हैं, इसका हम एक्सटेंशन वीडियो ले आएंगे। आप टॉपिक्स कमेंट में बता दीजिए, उन टॉपिक्स को मिलाकर एक एक्सटेंशन वीडियो आ जाएगी जिसमें हम इस पार्ट को और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। इसका